है सभी मेहमान जुड़े हुए हैं और अब मैं अमित जी का रुख करूंगा और उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि वो इस वर्तमान स्थिति को कैसे भांप रहे हैं। अमित जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, आप इस वक्त की जो वर्तमान स्थिति जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है और जिस तरह हमारे दोनों मेहमानों ने कहा, आप इस पूरी स्थिति को कैसे भांप रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये स्थिति तो बहुत ही दुखद स्थिति है। 4 दिन में 72 घंटे में 4 अटैक हो गए हैं। हम्म। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है आतंकवादियों की तरफ से। हम्म। और धारा 370 के हटने के बाद ये पहला ऐसा समय आया है कि आतंकवादियों ने एक सीरीज में हमला चालू किया है। इसका क्या कारण हो सकता है? हम्म। हो सकता है कि जो इन दौरान धारा 370 हटने के बाद जो हमारी सेना है हम्म। या जो ब्यूरोक्रेट है, वो थोड़ा सा लगा कि चलिए आतंकवाद हो सकता है कि थोड़ा स्लो हो जाए, समाप्ति की ओर जा रहा है। हम्म। लेकिन एक बार फिर आतंकवादी खुलकर अटैक कर रहे हैं। तो ये हमारी हमारी सरकार की नाकामयाबी है हम्म। कि 72 घंटे में 4 अटैक हुए हैं। इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के सरगना है, जैसे पिछले बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, हम्म। एक सर्जिकल स्ट्राइक की वर्तमान में एक बार फिर जरूरत है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर में जो भी आतंकवादी ठिकाने जो जो फिर से लगता है कि उन्होंने अपने कैंप को तैयार कर लिया है, हम्म। उस पर एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है। ठीक है, वापस लौटता हूं कर्नल टीपी त्यागी जी आपके पास। माफ कीजिए, पहले यूके देवनाथ जी के पास जाऊंगा, फिर आपके पास लौटूंगा। देवनाथ जी, जिस तरह से अमित जी ने कहा कि अब सरकार को कुछ करना होगा, एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा एक और यहाँ पे दृश्य जो है वो दिखाना होगा ताकि आतंकवाद समझे। क्या हवाई सर्जिकल स्ट्राइक काफ़ी है आतंक को ख़त्म करने के लिए, या ज़मीन से जाकर जड़ को कुरेदना? जैसे एक पेड़ सूखता है तो उसके सबसे बड़ी कारण जड़ होती है, क्योंकि जड़ को उखाड़ा जाता है। तो क्या यहाँ पर आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने की ज़रूरत है ताकि उनका जो पूरा पेड़ है, उनका जो तन्ना है या टहनियाँ है, वो खत्म हो जाए? जी हाँ शीतल जी, जमीन से जाकर हम लोग आतंकवाद जो उनके कैंप हैं उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। उड़े के टाइम पे हमने किया था। हम्म। हवा से भी हम जा सकते हैं, जैसा बालाकोट में हमने किया था। हम्म। पीओके में घुसकर हवाई हमला भी किया था। हम्म। लेकिन शीतल जी, देखना ये पड़ेगा कि विदेश मंत्रालय का क्या रुख है। हम्म। मैं दर्शकों के लिए बता दूं हम्म। कि हमले करने का जो डिसीजन होता है ना तो आर्मी नेवी एयरफोर्स लेती है, हम्म। और ना ही हमला करने का जो डिसीजन है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेती है। हम्म। ये हमला करने का जो डिसीजन है ये 60% डिसाइड करती है विदेश मंत्रालय, हम्म। और 40% डिसाइड करती है गृह मंत्रालय। हम्म। तो एस जयशंकर जी के नेतृत्व में मीटिंग हो रही है। तो अमित मतलब शाह ये जी तब के की स्थिति है नेतृत्व अगर में हमें मीटिंग हो रही है। बॉर्डर के उस पार हमला उसके करना होता बाद है तो? उसका जो डिसीजन है वो जी। जी हाँ, बॉर्डर को क्रॉस करके जो हमला करना है हम्म। उसका उसका जो इफेक्ट है, हम्म। पोस्ट इफेक्ट है। देखिए, लड़ाई शुरू करने में हम कर देंगे, चाहे हम्म। जमीन से घुस के करें जैसे उरी में किया था, हम्म। या जैसे बालाकोट से हवा से घुस के किया था। हम्म। लड़ाई को बंद करना एक बहुत बड़ी कला है। हम्म। हमने दुनिया भर में सब जगह देखा है कि जब आप हमला करते हैं, पिछली बार भी हुआ था जब हमने बालाकोट पे हमला किया था, उरी पर, तो पाकिस्तान की जो फौज थी वो तैयार हो गई थी काउंटर अटैक करने के लिए। हम्म। हम उनसे डरते नहीं हैं, हम्म। लेकिन हमको अगर हम घर में घुस के उनके मारते हैं, पीओके हमारा ही एरिया है, हम्म। अगर घर में घुस के उनको मारते हैं तो वो काउंटर अटैक करेंगे, चाहे जमीनी करें चाहे हवाई जहाज से करें। हम्म। और उस काउंटर इफेक्ट का विदेशों में क्या फर्क पड़ेगा, हमारे घर देश के अंदर क्या फर्क पड़ेगा? हम्म। गृह मंत्रालय की इनपुट, इंटेलिजेंस ब्यूरो की इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रोल बहुत मामूली है, नगण्य के बराबर है। हम्म। जहां तक आर्मी और एयरफोर्स की बात है, हमारी ट्रेनिंग बहुत बड़ी है, बढ़िया ठीक है। है। हमारे कर्नल त्यागी बैठे हैं, मैं तो इंडियन आर्मी को सल्यूट करता हूं। हम्म। इनकी जवान का मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है। हम्म। हमारे पास बस हुक्म आना चाहिए। ठीक है। लेकिन हुक्म की तामील हो वो पूरे खेल का मात्र 1% है। हम्म। हम्म। जब हम हमला कर देंगे उसके बाद क्या होगा, उसको टैकल करने के लिए विदेश विदेश मंत्रालय को तैयार रहना पड़ेगा, गृह मंत्रालय को तैयार। तो ये पूरे देश की जिम्मेवारी है कि हमला करने। एक और चीज मैं बताऊं, साइड इफेक्ट। हम्म। जमीन से हमला किया, उन्हीं में हमने किया था, एक दो हमारे हो सकता है जवान पकड़े जाएं, जेसीओस पकड़े जाएं। ठीक है। जैसे कि जब हमने बालाकोट में किया हुआ था तो मिराज 2000 मिग 21 की जब लड़ाई हुई, पाकिस्तान
JF-17 साथ, तो हमारे एक पायलट को इजेक्ट करना पड़ा, तो वो पाकिस्तान में प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए। ठीक है। इनका जो रिपरकशन होता है, लॉन्ग टर्म रिपरकशन की लड़ाई अगले 7 दिन में बंद होगी, नहीं बंद हुई तो 15 दिन चलेगी, नहीं बंद होगी तो 1 महीने चलेगी। आजकल तो हमने देख लिया यूक्रेन में और हमने इजराइल में देख लिया, लड़ाइयां जो हैं जब शुरू होती हैं तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने खिंच जाती हैं। ठीक है, ओके। तो हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर अगर पकड़े जाएंगे तो एक और एंगल डेवलप हो जाता है। इन सबको सोचने के बाद ही युद्ध की परमिशन दी जाती है। ठीक है जी जी, ठीक है। टीपी त्यागी जी, क्या वाकई में इस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? कल मीटिंग भी होनी है गृह मंत्री अमित शाह की, उसमें अजीत डोभाल भी शामिल होंगे, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मौजूद रहेंगे। सर, मैं यूके देवनाथ जी से पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए, मगर ये यूक्रेन या इजराइल का हिसाब किताब नहीं है, ये इंडिया और पाकिस्तान का है। एक दफा लड़ाई शुरू करने के बाद आपके हाथ में नहीं होता कि कब खत्म होगी, लेकिन हमने ऐसे हालात बना रखे हैं कि अगर हम कुछ एक्शन लेंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी चू नहीं करेगी। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, कोई बोला था क्या पाकिस्तान के फेवर में? जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की, कोई बोला था क्या उनके फेवर में? शुरू से लेके आज तक के जितने प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पूरी दुनिया ने उसे देखा और लाहौर डिक्लेरेशन भी पूरी दुनिया ने देखा। और नवाज शरीफ का ये कहना कि हमने ही लाहौर डिक्लेरेशन का उल्लंघन किया, हमसे गलती हो गई, ये भी पूरी दुनिया ने देखा। लिहाजा अब कोई एक्शन होगा तो उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का कोई दबाव नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, कोई समस्या आदमी से बड़ी नहीं होती। मैं ये कहता हूँ कि हर समस्या का समाधान है। हमारे पास स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है। स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का मतलब कि हम बगैर LOC को पार किए हुए अपनी जमीन से इस तरह की मिसाइलें हैं कि हम लॉन्च पैड के ऊपर हमला कर सकते हैं। यानी कि दुश्मन की जमीन पे जहां पे आतंकी घुसपैठ को तैयार बैठे हैं। और ये एक दफा की नहीं है, अब ये लगातार होना चाहिए। तो क्या हम घुसपैठियों को रोक सकते हैं? घुसपैठियों को रोक सकते हैं? घुसपैठियों को मार सकते हैं, रोकने को तो छोड़िए। लॉन्च पैड के ऊपर जो इकट्ठे हैं उनको मार भी सकते हैं। ये तो कहा जा रहा है कैप्टन टीपी त्यागी जी, ये तो कहा जा रहा है कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है, अभी ताजा घुसपैठियां हैं। बिल्कुल ठीक है, फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है। फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन को इट शुड बी नैप्ड इन द बड, यहीं पे, यानी कि लॉन्च घुसने से पहले भाई उनको अपनी तरफ आने का मौका ही क्यों दिया जाए? उनको स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी में खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये तो एक्सीडेंटल हुआ। मान लीजिए आपने खत्म किया एक दफा, उसके बाद वो फिर आ जाएंगे, क्योंकि उनको तो होरों का लालच दे दिया जाता है। अब असली कारण क्या है? असली कारण ये है इनसाइड। बोलते हैं ना, भगवान जी आपके अंदर है, आप बाहर ढूंढते रहते हैं। असली कारण भारत में है, असली कारण कश्मीर में है, असली कारण श्रीनगर में है, असली कारण पॉलिटिशियन में है। और उनके अंदर कौन आदमी है, इसको आप यहाँ से समझ लो, ये वो आदमी है जो ये कहता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां पहन रखी है क्या? पाकिस्तान के पास एटम बम है, लेके तो दिखाओ पियो। तो मतलब वो बयान भी मनोबल गिराता है। ये आदमी है, ये वही आदमी है जो कहता है कि चाइना का रूल अगर हिंदुस्तान में आ जाए तो हिंदुस्तान के लिए बेटर है। और ये वही आदमी है जिसने इस हमले के बाद ये कहा, देख लो ना, 370 हटाने के बाद भी आतंकवाद तो है। अरे ऐसे आदमी को 24 घंटे खुले में घूमने का अधिकार नहीं है। अगर तुम इसे अंदर से खत्म नहीं करते तो फिर पेड़ की पत्तियों को तोड़ते रहो, जड़ तो जमी रहेगी। एक आदमी को पकड़ो, फारूक अब्दुल्ला, एक आदमी फिनिश, एंड 15 दिन के अंदर यू विल फाइंड अ चेंज। ठीक है, ओके, बहुत बड़ी बात आपने कही है। अमित जी, क्या सरकार को रणनीति बदलनी पड़ेगी? अगर आतंकवाद ने अपनी रणनीति को बदला है, स्ट्रैटेजी को बदला है, तो क्या अब सरकार को भी बड़े स्तर पर अपनी रणनीति को बदलना पड़ेगा? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम आगे बढ़ युद्ध को बढ़ावा दें। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी G7 की मीटिंग में गए हैं, ये मुद्दा वहां भी उठाया जाएगा। जो 72 घंटे में 4 घटनाएं हुई, इस घटना को वहां भी G7 के मीटिंग में भी उठाया जाएगा। और जो अमित शाह की जो मीटिंग होगी उसमें भी इस पे चिंतन किया जाएगा कि आखिर इस मसले को कैसे हल किया जाए। आगे भी जो अटैक हुए हैं, ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में जम्मू से निकलकर और भी कई स्टेट में जा, क्योंकि आतंकवाद पिछले कई महीनों से चुप बैठा हुआ था। लेकिन अब जबकि देख रहे हैं हम लोग अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं, तो इस पे या पाकिस्तान से बात करके इस पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई हल निकले।
ठीक है। क्योंकि ये तो पीछे से पाकिस्तान ही है, उनके ही सर वहीं पे सरगना बैठे हुए लोग जो इस तरीके के आतंकवादी हमले को बढ़ावा दे रहे हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद करवा रहे हैं। तो कल की मीटिंग में निकल कर आएगा कि आखिर क्या रणनीति बनती है इस पे लगाम लगाने की। ठीक है देवनाथ जी, अब वक्त आ चुका है प्रहार करने का, जोरदार प्रहार करने का। देखिए, वक्त आ चुका है जोरदार प्रहार करने का। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तैयार है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हमें आदेश चाहिए। ट्रेनिंग हमारी बहुत बढ़िया है, जैसे कर्नल टीपी त्यागी साहब ने बोला, हथियार भी हमारे जबरदस्त हैं। मोरल एकदम हाई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हुक्म आना चाहिए। ठीक है। लेकिन मैं फिर से जैसे बताया कि एमओडी इसका डिसीजन नहीं लेती है, डिसीजन आता है भारत सरकार से। सीसीपी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मैटर्स। ओके। उनकी डिसीजन होती है, जिसमें कि विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री और गृह मंत्रालय, गृह मंत्री का बहुत बड़ा डिसीजन टेकिंग स्टेक होता है। ओके जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास समय देने के लिए सबका, और कहीं ना कहीं इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हालांकि सरकार ने तैयारियां कर ली हैं, कल फिर से एक बहुत बड़ी बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे और साथ ही साथ जो हमारे एनएसए अजीत डोभाल हैं वो भी यहाँ पर इस बैठक में जो हैं वो जुटेंगे। लेकिन देखना होगा कि इस बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा। क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिलेगी या फिर अंदर ही अंदर से कुछ न कुछ सबक सिखाने में हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारे जो सेना बल हैं या पुलिस बल हैं, वो कामयाब होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इसमें आज हम एक बार फिर से बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर और जम्मू कश्मीर में पनप रहे आतंकवाद को लेकर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाए। जम्मू कश्मीर में क्या इस वक्त स्थिति है उसको लेकर हर मुमकिन प्रयास करें कि आप तक जो है एक फ्रूटफुल चर्चा लेकर पहुंचे अपने मेहमानों के साथ, जो हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना बेहद ज्यादा जरूरी है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से हालात जो हैं वो नाजुक बने हुए हैं। पिछले 4 दिन के अंदर लगभग 4 हमले हुए हैं, जिसमें शुरुआत रियासी से हुई और हम लगातार आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रियासी में जो है वो 9 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 40 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उसके बाद कठुआ में भी हमला हुआ। उसके बाद जो है वो डोडा के अंदर लगातार 2 हमले हुए, जिसमें कुछ लोग जो हैं हमारे सेना के जवान भी घायल हुए थे। अभी भी मूवमेंट जारी है, उनको सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए और बाकी अन्य जो तकनीकी उपकरण हैं उनका इस्तेमाल जो है वो सेना पूरी तरह से कर रही है कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को ढेर किया जाए। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको चीजें समझाना चाहेंगे कि पिछले 1 से 2 दिनों में क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं। सरकार तो तैयार है, आतंक पर प्रहार होना है, आतंकवाद पर जो है वो बैठक भी हुई है। 4 मुठभेड़ों के बाद स्थिति का आकलन भी किया जा रहा है। केंद्र स्तर पर जो है इसका आकलन किया जा रहा है। केंद्रीय सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी ने बैठक की अध्यक्षता भी की थी और अब कल जाकर अमित शाह की बैठक भी होनी है। एनएसए डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह भी इस खास मीटिंग में शामिल हुए थे। JNK-LG ने भी पीएम को जानकारी दी है, यानी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। पीएम मोदी ने कई तरह के निर्देश भी जारी किए हैं कि जब जहां भी आतंकवादी मिलता है उसको आप गिरा दो, उसको आप ऊपर पहुंचा दो। जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 4 हमले हुए थे। कल का दिन और आज का दिन नहीं हुआ है। 3 से 4 आतंकी डोडा में मौजूद हैं, जिनका स्केच भी वहां की पुलिस द्वारा जो है वो जारी कर दिया है और अभी फिलहाल तलाश जारी है। आतंकियों की तलाशी अभियान अभी भी वहां पर जारी है। जम्मू संभाग में आतंकियों को तलाशा जा रहा है। क्षेत्र में अतिरिक्त बल जो है वो भेजा गया है और वो लगातार वहां पर आतंकियों को जो है वो ढूंढ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में फिर जम्मू कश्मीर पर जो है वो बैठक होनी है और इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। एनएसए डोभाल भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे और एक रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी कि आखिर जो बचे खुचे आतंकी हैं उनको कैसे अमित शाह के नेतृत्व में और इस बैठक पे सबकी नजरें बनी रहेंगी कि आखिर इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जब एक उच्च स्तरीय बैठक केंद्र सरकार की हुई थी
अजीत डोभाल भी उसमें शामिल थे। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक को भी भारत ने अंजाम दिया था, जिसमें पाकिस्तान का नुकसान भी हुआ था, आतंकवादियों को मार गिराया था। यहां पर क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? क्या उसको लेकर भी अब सेना जो है वो काम कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है, या फिर सरकार जो है इस पर भी काम कर रही है? हालांकि सरकार तैयार है और अब आतंकवादियों पर प्रहार कब होगा इसका इंतजार है। फिलहाल आज के हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आज भी चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर। कर्नल टीपी त्यागी जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और अमित गांधी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर और इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबका स्वागत, बहुत बहुत ज्यादा स्वागत, और साथ ही साथ बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। त्यागी साहब, आपसे शुरू करूंगा मैं। टीपी त्यागी जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा आज की स्थिति को लेकर। जम्मू कश्मीर में जो स्थिति बनी हुई है, हालांकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों तक हर वो जानकारी पहुंचाई जाए, लोगों को हम सतर्क करें, लोगों को हम अभी से अलर्ट करें, क्योंकि जो रणनीति आतंकवाद ने बनाई है, आम लोगों को टारगेट करके उनको हिट करना है और फिर भाग जाना है, ये रणनीति इस वक्त जम्मू के अंदर देखने को मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि लोगों तक वो एक क्लियर मैसेज जाए। टीपी त्यागी जी, सुन पा रहे हैं आप? तो टीपी त्यागी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यूके देवनाथ जी के पास जाऊंगा। आप आवाज सुन पा रहे हैं यूके देवनाथ जी? जी हाँ जी, मेरा यही सवाल आपसे भी रहेगा कि जिस तरह से जो रणनीति अभी जम्मू के अंदर देखने को मिल रही है, आम लोगों को हिट कर उसके बाद आतंकवादी जो हैं वो भाग रहे हैं, उनको पकड़ने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो पुलिस को हो रही है, सेना को हो रही है, उन तक नहीं अभी पहुंच पाई है। हालांकि बहुत कोशिश जारी है, लेकिन उस कोशिश को कब तक जो है वो सफलता मिलेगी ये देखना होगा। क्या रणनीति है आतंकवाद की, क्या मंशा है, किस मंशा के साथ अब आतंकवादी जो है वो जम्मू संभाग में एक्टिव हुआ है, कश्मीर को छोड़कर अब जम्मू की तरफ आ गया है? जी हाँ शीतल जी, ये समझना पड़ेगा कि आतंकवादी और उनके जो आका जो पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई, उनकी मंशा ये है कि अब जब इलेक्शन हो गया है और मोदी जी की सरकार आ गई थी, पहली चीज तो वो बहुत आशा कर रहे थे पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट है कि शायद मोदी जी की सरकार नहीं आएगी। उन्हें दुख हुआ, तकलीफ हुआ जब मोदी जी तीसरी बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब उनकी रणनीति ये है कि किस तरह से कश्मीर में खलबली पैदा की जाए ताकि हमारे सुरक्षा बल जो हैं वो एक गलती कर दें और किसी तरह से आतंकवादियों का पीछा करते हुए या आतंकवादियों को घेरने के चक्कर में कश्मीर में जो सिविलियंस हैं, आम नागरिक हैं, गांव वाले हैं, हमारे सुरक्षा बल उनको तंग कर दें, या हो सकता है कि उनके ऊपर गोलीबारी कर दें। ठीक है। तो इससे कश्मीर में जो खलबली पैदा होगी, उस खलबली से हमारा दुश्मन मुल्क जो है पाकिस्तान, आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी, उनको बहुत फायदा मिलेगा। अचरज की बात यह है कि हमारे फौज की ट्रेनिंग, हमारे पैरामिलिट्री बीएसएफ सीआरपीएफ की ट्रेनिंग, और मैं दाद देता हूं जम्मू कश्मीर की पुलिस को कि उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि उन्होंने अभी तक फायर कंट्रोल रखा है। गलती से भी एक गोली किसी गांव वाले की तरफ या किसी चरवाहे की तरफ, बकरवाल की तरफ, या हमारे जो सिविलियन हैं देश के उनकी तरफ गलती से भी एक फायरिंग नहीं हुई। तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को और जम्मू कश्मीर की पुलिस को दाद देता हूं। जी शीतल जी। ठीक है, टीपी त्यागी जी आप तक आऊंगा मैं। आवाज पहुंच रही है? जी हाँ पहुंच रही है, पूछिए सर, मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। जी टीपी त्यागी जी, जो हालात अभी बने हुए हैं और जिस तरह से ग्रुप कैप्टन साहब ने कहा कि जो स्थिति बनी हुई है, अभी तक हमारी जो आर्मी है, हमारी जो पुलिस है, उन्होंने कितना कंट्रोल किया, अपने आप पर नियंत्रण किया है, एक मानसिकता के साथ एक प्योर मानसिकता है, पूरी एकाग्रता है, कैसे हमें काम करना है, कैसे आतंकवाद को खत्म करना है। अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है उस पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा लोगों को सतर्क कीजिएगा। देखिए, मैं यूके देवनाथ जी की बात से सहमत हूँ। हमारी आर्मी और जेएनके की पुलिस और जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और यूके देवनाथ जी बड़ी अच्छी एनालिसिस करते हैं। लेकिन आज मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है हमें बंद कर देना चाहिए पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाना, हमें बंद कर देना चाहिए आतंकियों के खिलाफ गाली देना। आवश्यकता ये है कि हम अपने आप को इतना क्यों नहीं तैयार करते कि ये ना है, और मान लीजिए आतंकी आते हैं और फिर हम लग जाते हैं कि आतंकियों को मिटा के रहेंगे, बदला लेके रहेंगे, हम उनको खत्म कर देंगे, पाकिस्तान बौखला गया है। और उसके बाद क्या होता है,
जॉइंट ऑपरेशन होती है, उसके बाद में 1 या 2 या 4 आतंकी पकड़ जाते हैं, मार दिए जाते हैं। मारने के बाद क्या होता है, क्या समस्या का समाधान हो गया? क्या जिन लोगों को गोली मार दी गई थी क्या वो जिंदा हो जाएंगे? और अगर ये एक बार हुआ होता तो मान लेते। क्या ये लंबे समय से बार बार रिपीट नहीं हो रहा? इसका मतलब ये है कि कहीं नीतियों में गलती है। बिल्कुल यूके देवनाथ जी ने ठीक कहा कि फौजी पुलिस वगैरह ठीक काम कर रहे, पर कहीं नीतियों में सुधार की जरूरत है। तो क्या आप एक इशारा सरकार की तरफ भी कर रहे हैं कि थोड़ा सा नीति को बदलना पड़ेगा? मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल ओपनली और करेक्ट और सच्चे हृदय से बोल रहा हूँ। पहला एक्शन जो JNK का लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको बदला जाए, इसलिए नहीं कि वो सिविलियन है, इसलिए नहीं कि वो अच्छे नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो सिविलियन है। JNK एक आतंक से प्रभावित राज्य है और इसके अंदर कम से कम लाखों की फौज है। और जिस सिविलियन को ये नहीं पता कि ऑपरेशनल एरिया के ग्राउंड बंकर में एक रात गुजारते समय जब आर्टिलरी से शेलिंग हो रही हो तब कैसा महसूस करते हैं, तो इसलिए वहां एक फौजी को तो लेफ्टिनेंट गवर्नर रखा जाए। दूसरी बात, हम क्यों बात करते हैं कि थिएटर कमांड बनाई जाए? क्यों बनाई जाए? बोले आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन सबको इकट्ठा करो ताकि कोई एक्शन लेने में रिएक्शन। तो क्या TP त्यागी जी, केंद्र सरकार अभी इस भ्रम में है कि आतंकवाद खत्म हो गया है, अब कोई ज्यादा गंभीर लेने की जरूरत नहीं है जम्मू कश्मीर को? नहीं, ये जो भ्रम है, अब ये भ्रम तो उनके सामने है। 4 दिन में 4 अटैक। अरे क्या द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जब बस के ऊपर हमला किया, जिम्मेदारी ली, उसने साफ साफ ये कहा कि एक लंबी श्रृंखला ऑफ अटैक का आज प्रारंभ है और सिरे से नया आतंकवाद शुरू हो रहा है। ये बात की RF ने कही है। इसका मतलब कि अब इसके बाद में ये कहे कि नहीं साहब खत्म हो गया आतंकवाद, तो आंख मीच के बैठे रहो। और फिर एक भी गलती को क्यों स्वीकार कर ले? और फिर गलती उससे स्वीकार कर ले जिसकी कोई हैसियत नहीं हिंदुस्तान के सामने। 140 करोड़ का हिंदुस्तान और 2 आतंकी आए और कमला करके चले जाएं। आपने मेरी दूसरी बात नहीं सुनी। सुनिए सर, मैं ये कहता हूँ कि यूनिफाइड कमांड होनी चाहिए। मतलब ये कि आतंक के लिए जो आर्मी है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, जो पुलिस है वो JK एडमिनिस्ट्रेशन में है। अब इन तीनों की तालमेल और जॉइंट ऑपरेशन के बजाय सिंगल ऑपरेशन हो। सर एक मिनट भी अब हम इस आतंकवाद को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, और इस बात से तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि आतंकियों को जिन्होंने हमला किया है उन्हें मार दिया जाएगा। वो मार दिए जाए, उससे हमें कोई फायदा नहीं होता। वी आर इंटरेस्टेड इन द सेफ्टी ऑफ अवर पीपल। हम ये चाहते हैं कि पुनरावृत्ति ना हो, और पुनरावृत्ति के लिए एक आदमी कश्मीर में ऐसा चुन लीजिए, एक आदमी पर, ठीक है, जिसको तादाद से ज्यादा सजा दे दी जाए। वो आदमी कौन है पूछेंगे तो बताऊंगा। ठीक है TP त्यागी जी, अगर मेरे पास समय होता तो मैं पूरे 1 घंटे तक सिर्फ आपको सुनता, क्योंकि आप सेना से रिटायर्ड हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना, आपके एक्सपीरियंस को सुनना, क्योंकि हमारे देश का मामला है, देश की एकता का मामला है। मेरे पास थोड़ा समय कम रहता है, इसलिए थोड़ा सा समय सीमा का भी ध्यान रखना पड़ता है। वक्त एक ब्रेक का है, फिर अमित जी आपके पास भी लौटूंगा, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊँगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।